देखते हैं अपन। वही स्पेशल केस मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो dv बाई dt जीरो हो जाएगा और क्या बचेगा v dm बाई dt। और ये एक प्रकार का थ्रस्ट है, रॉकेट प्रोपोर्शन में लगेगा। मतलब क्या, ये रॉकेट है मेरे पास, रॉकेट से क्विंटल्स ऑफ फ्यूल बर्न होता है। तो ये गैस जो निकलती है, ये गैस निकल रही मान लो 1000 मीटर पर सेकेंड से, और ये निकल रही है कितनी, इनका जो मास फ्लो रेट है, मतलब मास फ्लो रेट मतलब ये एम डॉट बोलते हैं, मास फ्लो रेट एम डॉट, ये हो गया 6 kg पर सेकेंड। एक सेकेंड में 600 किलो निकल रही है गैस, ठीक है। तो ये जो गैस निकल रही है वो रॉकेट को ऊपर थ्रस्ट प्रोवाइड करेगी। वो रॉकेट को ऊपर क्या प्रोवाइड करेगी, वो रॉकेट को ऊपर क्या प्रोवाइड करेगी, वो रॉकेट को ऊपर क्या प्रोवाइड करेगी, वो रॉकेट को ऊपर थ्रस्ट प्रोवाइड करेगी, थ्रस्ट फोर्स। और वो थ्रस्ट फोर्स होगा आपका, ये गैस निकल रही है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल रही है, मास फ्लो रेट उसका 6 kg पर सेकेंड है, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा v dm by dt, that is nothing but v is 1000 and dm by dt वही मैंने बोला था 6 kg पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 6000 न्यूटन फोर्स। कितना फोर्स हो जाएगा, 6000 न्यूटन फोर्स। इसका एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। देखिए इसके अंदर ये ब्लॉक है मेरे पास, ये ब्लॉक है मान लो 5 kg का। यहां से एक पाइप है, एक पाइप से इसके ऊपर वाटर स्ट्राइक हो रहा है। क्या हो रहा है, एक पाइप से क्या हो रहा है, वाटर स्ट्राइक हो रहा है। और ये वाटर जो स्ट्राइक हो रहा है वो हो रहा है 4 kg पर सेकेंड, और उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। दोनों चीज दे दी। 4 kg पर सेकेंड क्या है, मास फ्लो रेट, और 3 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। तो मुझे इसका ब्लॉक का इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है कि ये फोर्स लगाएगा तो इसका इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब ब्लॉक कितने से चलना शुरू करेगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स लग कितना रहा, फोर्स कौन लगा रहा है, पानी लगा रहा है, तो यह फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट है नहीं, ये वेरिएबल मास का फोर्स है। तो वो फोर्स निकाला जाएगा, तो वो जो फोर्स इस पे लग रहा है वो फोर्स आएगा v dm by dt। एग्जांपल समझना इसका क्या एप्लीकेशन है। v कितना है 3 और dm by dt कितना है, dm by dt की वैल्यू 4 है, तो जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 12 न्यूटन। तो फोर्स इक्वल टू एम है, जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर कितना लग रहा है 12 न्यूटन। ये तो कांस्टेंट मास है तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। कितना है 5 kg एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 12 by 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाएगा 2.4 समथिंग, आपका 2.4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि समझ लो कब कैसे लगाना है फॉर्मूला। v dm by dt कब लगाया, जब ये वाटर जेट जा रहा है, तो v dm by dt फोर्स लग रहा है और वो फोर्स को यहाँ पुट करा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आया, इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक इस एक्सेलरेशन से 12 by 5 मीटर पर सेकेंड से आगे, पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़ेगा। ये है, इस प्रकार के क्वेश्चंस पे आना है, ठीक है। नौ क्वेश्चन है अपने पास यहां पर। The velocity of a particle of mass 2 kg is given a velocity at I cap plus bt square j cap वेक्टर फॉर्म में दिया है। You have to find the force. Now what is force? We know that from Newton's second law force is nothing but dp by dt। force dp by dt is equals to मोमेंटम कितना हो गया mv। फोर्स क्या मास कांस्टेंट है, हाँ, मास इज जस्ट ए नंबर, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। सिर्फ अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, वेलोसिटी का होगा। समझ में आ गया कांस्टेंट मास का कंसेप्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इज
ATIK प्लस BT स्क्वायर JK। तो बस डिफरेंशिएट करके आप आंसर निकाल लेंगे। 2 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, AT का क्या हो जाएगा, सिर्फ AIK प्लस BT स्क्वायर का 2BT JK। तो फोर्स आ जाएगा 2AIK प्लस 2BT JK न्यूटन इज योर आंसर। सॉरी, ये 4 हो जाएगा। क्या किया अपन ने, 2 तो बाहर है, AT का A हो गया, BT 2BT स्क्वायर का 2BT हो गया, 2 का मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आ गया 2AIK प्लस 4BT JK। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए अपन देखते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सर इक्वल एंड अपोजिट मतलब मैं यहां पे फ्लोर पे खड़ा हूं, मैं जितना फोर्स फ्लोर को नीचे लगा रहा हूं उतना ही फोर्स फ्लोर मेरे को ऊपर लगा रहा है। मतलब क्या, मैं फ्लोर पे खड़ा हूं, ये है फ्लोर और ये एक बंदा खड़ा है, तो ये बंदा इस बॉडी पे नीचे फोर्स लगा रहा है, जो इसका वेट होगा उस वेट के बराबर फोर्स लगा रहा है, और फ्लोर भी उस बॉडी को वहां पे रखने के लिए उतना ही फोर्स ऊपर लगा रहा है। उस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। डिनोट अभी पढ़ने वाले हैं आगे अपन, क्या बोलते हैं उस फोर्स को, नॉर्मल रिएक्शन। तो जितना फोर्स ये पर्सन फ्लोर को नीचे लगा रहा है उतना ही फोर्स फ्लोर उसको ऊपर लगा रहा है। दोनों के दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, दोनों फोर्स क्या कहलाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। दोनों फोर्स क्या कहलाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। दोनों फोर्स क्या कहलाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। क्या कहलाएंगे दोनों फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट। क्या मतलब है, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट तो है, बट ये पर्सन फ्लोर को कहां फोर्स लगा रहा है, डाउनवर्ड। किसको लगा रहा है, फ्लोर को, और ये फ्लोर पर्सन को लगा रही है ऊपर। क्या दोनों फोर्स दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं। अगर मैंने एक बॉडी पे 2 फोर्स लगा दिए, एक इधर और उतना ही एफ इधर लगा दिया, तो बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। आप समझो, एक बॉडी पे 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स एक बॉडी पे लगते हैं तो उस बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो जाता है। यहां पर दोनों फोर्स इक्वल भी है, अपोजिट भी है, लेकिन दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। पर्सन ने फ्लोर पे लगाया और फ्लोर ने पर्सन पे लगाया, दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं। यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है देयर इज इक्वल in magnitude and opposite in direction and they are acting in different bodies, तो net force 0 नहीं होगा। क्या बोला है, to every action there is equal and opposite reaction and both must act on two different, अंडरलाइन करना है इसको, दोनों के दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं। दोनों अगर सेम बॉडी पे लगते हैं तो नेट फोर्स 0 होता। न्यूटन थर्ड लॉ का यही है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे आर एक्टिंग इन डिफरेंट बॉडीज। जैसे कि मैं खड़ा हूं तो मैंने फ्लोर को लगाया नीचे और फ्लोर ने मेरे को ऊपर लगाया, यानी कि फ्लोर का फोर्स मेरे ऊपर लगा और मेरा फोर्स फ्लोर के ऊपर लगा है इक्वल, लेकिन वो दोनों डिफरेंट सरफेसेस पे लग रहा है। उसका फोर्स मेरी सरफेस पर, मेरा फोर्स उसकी सरफेस पे। दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी, दे नेवर कैंसल ईच अदर, दे नेवर कैंसल ईच अदर, क्योंकि दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। अब दूसरी बात, एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब मैं किसको एक्शन बोलूं किसको रिएक्शन बोलूं मैं नहीं तय कर सकता, क्योंकि दोनों के दोनों सेम टाइम पे लगते हैं। मैं नहीं बोल सकता कि ये mg एक्शन है और नॉर्मल रिएक्शन उसकी रिएक्शन है, नहीं, दोनों की दोनों। मैं एक्शन अगर कर रहा हूं 10 घंटे पहले और 10 घंटे बाद उसकी रिएक्शन हो रही, तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि हाँ दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन, पर दोनों साइमल्टेनियसली, 1 सेकंड का भी टाइम गैप नहीं है, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन दिस टू फोर्सेस, दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली लग रहे हैं। यानी कि मैं एक्शन और रिएक्शन किसी को भी बोल सकता हूं, कुछ भी गलत नहीं है। there is no time gap between action and reaction, you can tell reaction as action और action as reaction, कोई गलत वाली बात नहीं है। तो आपको इतनी चीजें समझना पड़ेगी कि इन अदर वर्ड्स, ये वर्ड्स लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स
ऑल इंटरेक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर। हाँ, एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा पेयर में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आइसोलेटेड फोर्स पॉसिबल ही नहीं है। किसी बॉडी पे मैंने वॉल को पुश किया तो जितने फोर्स से मैंने वॉल को पुश किया उतने ही मेरे हाथों पे फोर्स वॉल भी लगा रहा है, नहीं तो मैं थकूंगा ही नहीं। अगर वॉल मेरे पे फोर्स मैं लगाते जाऊंगा चकाचक। जितना फोर्स मैं वॉल को लगा रहा हूं उतना ही फोर्स वॉल मुझे भी लगा रही है। आपको फील होगा फोर्स, आप पुश करो वॉल को, जितना फोर्स आप वॉल को लगा रहे हो वॉल उतना ही फोर्स आपको लगा रही है। यानी कि कभी भी आइसोलेटेड फोर्स पॉसिबल नहीं है, फोर्स हमेशा पेयर के अंदर ही होगा। आपने किसी को भी धकेला यानी कि आपको भी उसने उतना ही फोर्स लगाया है। इट इज क्लियर टू यू? जितना फोर्स आप किसी को लगा रहे हो उतना ही फोर्स आपके ऊपर भी लग रहा है। मतलब कि कोई भी फोर्स आइसोलेटेड सिंगल फोर्स पॉसिबल नहीं है, फोर्स हमेशा पेयर में ही होगा। दोनों को अगर वेक्टर क्वांटिटी में लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर था और mg नीचे था। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो n वेक्टर इज नथिंग बट माइनस ऑफ mg वेक्टर, क्योंकि g वेक्टर डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है और नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर है, तो वेक्टर फॉर्म में दोनों डायरेक्शन एंटी पैरेलल है तो मैंने माइनस लगा दिया। तो वही चीज यहां पर फोर्स ऑन a ड्यू टू b इज इक्वल टू नेगेटिव और फोर्स ऑन b ड्यू टू है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम रहेंगे बट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट रहेगी। दोनों के मैग्नीट्यूड मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये कोई काम वाली बात नहीं है, ये चीजें अगर आप ध्यान नहीं भी रखोगे तो सिर्फ आपको इतना सही यहां तक का ही पढ़ना है कि ये यहां तक का, और जो मैंने एग्जांपल दिया वो ये चीजें कोई काम की नहीं, कंफ्यूजन करने वाली चीजें। ठीक है, सिर्फ न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोल रहा है, एवरी एक्शन इज equal in magnitude but opposite in direction. These two action and reaction pair acts on different bodies and action reaction pair सारे फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर में ही एग्जिस्ट होते हैं, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट, जैसे कि ये मैं इस रॉक को मैं इधर से खींच रहा हूं तो इसमें ऐसा होगा कि जिस मैंने इधर फोर्स लगाया तो हमेशा यहां पर पेयर में फोर्सेस होंगे। फोर्स बाय मेन ऑन रॉक इज इक्वल टू फोर्स ऑन रॉक बाय मेन, और वही यहां पर ट्रांसफर हो रहा है पूरा की पूरा। मतलब फोर्सेस हमेशा क्या होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर के अंदर ही होंगे। इस फोर्स को आगे जाके टेंशन फोर्स बोला जाता है। जैसे कि मान लो ये एक ब्लॉक है, आगे पढ़ेंगे इसको अपन, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, एक सरफेस पर रखा है, इधर एक फोर्स लग रहा है एफ। तो ये एफ फोर्स इसके ऊपर ट्रांसमिट होगा ड्यू टू दिस टेंशन फोर्स। यहां पर ये इसको खींचेगा तो ये टॉट होगी, टाइट हो जाएगी ये, और ये बी पे फोर्स लगाएगी। तो जो फोर्स यहां पर होता है वो होता है एक्शन टेंशन फोर्स। कौन सा होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन। ठीक है, तो अगर मैं ए का अभी फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाऊंगा, मैं आपको सब चीज पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना ले, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अभी सिर्फ शुरू हुआ है टॉपिक, मजा आने वाला है इसके अंदर। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन इज सेम। लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा मतलब क्या, जैसे मैंने बताया था ये बंदा खड़ा है फ्लोर के ऊपर, ये बंदा खड़ा है, तो फ्लोर ने इसके ऊपर फोर्स लगाया। ये जो मैं बना रहा हूं ना इसी को एफबीडी बोलते हैं। फ्लोर ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया ऊपर, तो इसने फोर्स जो लगाया नीचे mg, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस टू फोर्सेस आर सेम। ठीक है, कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस यहां पर है। ऑल फोर्सेस, ये कोई इररिलेवेंट चीजें हैं, थियोरिटिकल चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई रिलेटेड अपना चैप्टर है भी नहीं, फिर भी बता रहा हूं कि क्या होता है। ये थ्योरी पढ़ लो, मतलब इसके अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, किसी काम का टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं इसको पढ़ा रहा हूं आपको। ये अपन बाद में एक करके सब पढ़ने वाले हैं। ऑल द फोर्सेस ऑब्जर्व इन नेचर सच एज मस्कुलर फोर्स, टेंशन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इलास्टिक, वेट इलास्टिक, मैग्नेटिक, न्यूक्लियर एक्सेट्रा कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग 4 बेसिक इंटरेक्शंस। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड प्रॉपर्टीज, ग्रेविटेशन चैप्टर खुद पढ़ने वाले हैं अपन फिजिक्स के अंदर, वहां सारा कुछ पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पर आपको। क्लास 9 में पढ़ा भी था आपने। The force of interaction which exists between two particles and their masses is gravitational force। दो कोई भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्सेस होगा, सर ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है,
थोड़े दिन में फेमिलियर हो जाएंगे बोर्ड से भी अपन, कहीं कहीं पे दिक्कत आ जाती है अपने को भी। ये दो बॉडीज है, इन दोनों के अंदर हमेशा अट्रैक्शन होता है एंड इसके पास मास m1 है, इसका मास m2 है। जो फोर्स रहता है वो प्रोपोर्शनल होता है इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनको कंबाइन करके अपन ने ये फॉर्मूला बना दिया, फोर्स इज नथिंग बट Gm1m2 अपन r²। सर यहाँ पे तो r³ लिखा हुआ है, बेटा यहाँ पर सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, फोर्स की डायरेक्शन मैंने यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा रेडियली इनवर्ड होती है और रेडियली इनवर्ड को अपन बोलते हैं जैसे कि मान लो ये एक सर्कल है, रेडियली आउटवर्ड को मैं पॉजिटिव लेता हूं, रेडियली इनवर्ड को मैं नेगेटिव लेता हूं, तो इसकी ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो ऐसी सर्कुलर फील्ड होगी। इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या होगी, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसी सर्कुलर होगी, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी होगी, ऐसी सर्कुलर होगी। तो ये फोर्सेस रेडियली इनवर्ड और इसका फोर्स रेडियली इनवर्ड लग रहा है, इसलिए माइनस आ गया यहाँ पर। और डायरेक्शन क्या होगी, रेडियस वेक्टर के अलोंग। तो एक्चुअली मैंने लिखा क्या है, -r² लिखा है। क्या लिखा है, -r²। और r² को क्या लिखूंगा मैं, ये हो गया फोर्स वेक्टर, माइनस को लिखा, समझ में आ गई बात क्या, -g बाद में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आप टेंशन ना लें। r² को क्या लिखेंगे अपन, माइनस तो यहां पर आ गया, r² को लिखेंगे r वेक्टर अपॉन r, तो r³ हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सर ये यहाँ पे दो बॉडीज है, ये अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन अट्रैक्शन दिखता क्यों नहीं है, क्लास के अंदर दो बेंचेस पड़ी, दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये वीक फोर्स होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज g इज इक्वल 6.67 10⁻11। इतना वीक फोर्स है ये, और इतना वीक फोर्स है तो फिर अट्रैक्शन बहुत वीक होगा, वो दिखेगा नहीं। इट इज क्लियर टू यू, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वेरी वीक फोर्स। नेगेटिव साइन यहाँ पे बताता है कि फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अपन 12 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहां पे अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है। तो बोला जाता है कि अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव होता है और रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन बता रहा है वो क्या बता रहा है, द फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, ये वीकेस्ट फोर्स है एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव। वीकेस्ट क्यों है, क्योंकि जी की वैल्यू -11 की ऑर्डर की है, 10⁻11। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स एज इट एक्ट्स बिटवीन टू पार्टिकल्स सिचुएटेड एट द डिस्टेंस, मतलब कि पूरा सोलर सिस्टम इसी पे बेस्ड है। बहुत लंबे डिस्टेंसेस के लिए भी ये क्या है, लॉन्ग टर्म फोर्स है, ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज एंड इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। दो बॉडीज के बीच में कोई भी मीडियम मैंने रख दिया, मान लो ये इस क्लास के अंदर एक बॉल है और एक बॉल अगली क्लास के अंदर है, बीच में 50 दीवार भी आ गई ना बीच में, तो ये फोर्स उतना ही लगेगा। ये इंडिपेंडेंट है कि कौन सा मीडियम बीच में, इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। मैंने यहाँ पर इस मार्कर को ड्रॉप करूंगा तो ये उतने ही इंटेंसिटी नीचे जाएगा जितने इंटेंसिटी इसको 10th फ्लोर से मैं ड्रॉप करूंगा, क्योंकि बीच में जितने भी इंटरवेनिंग मीडियम से उस पर फोर्स डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल जी की जो वैल्यू है, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और वो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, एक प्रकार का सेंट्रल फोर्स है ये, मतलब कि ये एक बॉडी है मेरे पास, यहाँ पर एक बॉडी, दूसरी बॉडी, तो ये एक बॉडी के सेंटर्स लगाकर, एक बॉडी के सेंटर से लगाकर दूसरी बॉडी के सेंटर तक लगता है, और जो डिस्टेंस अपन काउंट करते हैं यार वो हमेशा सेंटर टू सेंटर रहती है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। और हमेशा ये फोर्स लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स में लगता है। ठीक है, it is negligible or for lighter bodies, however it dominates in case of planetary bodies and their motion। ये बहुत वीक फोर्स है, लेकिन इतना वीक फोर्स भी पूरे सोलर सिस्टम को रन कर रहा है। ठीक, वहां पे सफिशिएंट हो जाता है ये। ठीक है, ग्रेविटॉन्स आर एक्सचेंज पार्टिकल्स बिटवीन टू बॉडीज एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। जैसे कि मान लो अपन 12th में पढ़ेंगे, वैसे तो बताना नहीं चाहिए, बता देता हूं मैं आपको, दो चार्ज बॉडीज है, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव से यहां पर नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, हमेशा फ्लो होता है। वैसे ही दो मास वाली बॉडी, जो मैसी बॉडी होती है M1 और M2, उन दोनों के बीच में हमेशा ग्रेविटॉन्स नाम का पार्टिकल जो है वो क्या होता है, जाता आता रहता है। उसकी वजह से ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, कौन सा पार्टिकल है, ग्रेविटॉन्स नाम का पार्टिकल है। ठीक है, ठीक है, ये सब अपन ग्रेविटेशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चूंकि अपन ने पढ़ा है कि मान लो यहां पर एक एप्पल है। अब एप्पल तो छोड़ो, अभी दूसरी चीज पढ़ते हैं अपन, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो, मान लो ये अर्थ है और एक बॉडी है स्मॉल m, मास ऑफ अर्थ इज मान लो me, रेडियस ऑफ अर्थ इज r, और ये सरफेस से h हाइट ऊपर एक बॉडी है मेरी, h हाइट ऊपर एक बॉडी है मेरी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, where r is a distance from center of one body to center of other body। तो अगर मैं देखूंगा, इसका रेडियस तो नेग्लिजिबल है, पॉइंट मास है g, m1 is mass of that body, m is a mass of the earth, and r कितना हो जाएगा, the r will be r plus h। यहां पे क्या पुट करूंगा मैं, r plus h का होल स्क्वायर। अपन अभी पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के अंदर, द रेडियस ऑफ अर्थ विल बी 6, जो होती है वो होती है, याद रखना है वैल्यू आपको, 6400 किलोमीटर। मतलब कितना, 640000 मीटर, इतनी ज्यादा रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर उसके अंदर में 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 1000 मीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अगर हाइट चले भी जाऊंगा, तो उसके कंपैरिजन में ये एज क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इसको जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। तो फोर्स कितना हो जाएगा, Gm इंटू me अपॉन r स्क्वायर ओनली। ठीक है, और फोर्स इज इक्वल टू Gme अपॉन r स्क्वायर इंटू m। इसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू मिलती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। आप उसको नियर अबाउट 10 भी मान सकते हैं। और इसी को बोला गया है स्मॉल g, जो अपन जी बोलते हैं ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज नथिंग बट दिस वैल्यू Gme अपॉन r स्क्वायर इज योर स्मॉल g। तो फोर्स कितना हो जाएगा, mg। यहां से हुआ फोर्स mg। एक्चुअली फोर्स तो होता है g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी अपॉन r स्क्वायर, पर इस टर्म को बोला गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो वही चीजें हैं यहां पर, वही किया हुआ है पूरा जो कंसेप्ट हमने देखा है। फीट पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करो 32 होता है, और 10 को अप्रोक्सीमेटली कहीं कहीं पे पाई का स्क्वायर भी बोला जाता है। पाई का स्क्वायर अप्रोक्सीमेट 10 के बराबर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप इसके अंदर पढ़ लेना, 12th क्लास में अपन देखने वाले हैं इसको। अभी कोई काम, कुछ न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स, सब चीजें किसी काम की नहीं है, सिर्फ जैसे थ्योरी पोर्शन दिया हुआ है, इसको रीड आउट कर लेना। ये कहने का मतलब है, ये क्यों पढ़ाया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन भूल के जा रहे थे। ये m1 है, ये m2 है, ये डिस्टेंस r है। फोर्स कितना हो गया, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस बॉडी पे भी इतना ही फोर्स लग रहा है और इस बॉडी पे भी इतना ही फोर्स लग रहा है, मतलब कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ यहां पर लग रहा है, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है और डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे भी है। यानी कि कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं फ्लोर पे खड़ा हूं, फ्लोर पे मैं खड़ा हूं, फ्लोर मेरे कांटेक्ट में है, तो ये फ्लोर मेरे पे फोर्स लगा रहा है और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, मैं वॉल को पुश कर रहा हूं, वॉल मेरे कांटेक्ट में है, तो जितना मैं वॉल को फोर्स लगा रहा हूं उतना ही वॉल मेरे को फोर्स लगा रही है। लेकिन यहाँ पर कांटेक्ट नहीं है, फिर भी न्यूटन्स का लॉ एप्लीकेबल है। दे आर टू फोर्सेस विच आर इक्वल एंड अपोजिट एंड दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी। ये कहने का मतलब था ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाने के लिए न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ भी एप्लीकेबल है।
वैसे ही 12th में पढ़ेंगे, ये Q1 है, ये Q2 है, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है, लाइक बोलते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव को लाइक चार्ज बोलते हैं, वो दोनों दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जितने से ये इसको रिपेल करेगा उतने से ये इसको रिपेल करेगा। यहाँ पे भी न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल है, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, जितने से ये इसको अट्रैक्ट करेगा उतने से वो उसको अट्रैक्ट करेगा। यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ होने के लिए कॉन्टेक्ट होना जरूरी नहीं है। ये मैंने बताया था नॉर्मल रिएक्शन। ये चार इसके पिलर्स हैं, जो नीचे फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स इनके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर N1 N2 N3 N4, ये सारी चीजें। जितना 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 फोर्स ये ब्लॉक इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ब्लॉक भी इस पे लगाएगा। जितना फोर्स ये प्लैंक इस पे इधर साइड लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पे इधर साइड लगाएगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा, अभी पढ़ेंगे नॉर्मल फोर्स आगे अपन, हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस में। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है, विदाउट कांटेक्ट फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता, उसके अंदर रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। ठीक, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अपन पूरा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो कोई जरूरत नहीं यहाँ पर उसको देखने की।